अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कानूनदान अपनी नई सीरीज़ सिविल प्रोसीजर कोड पे लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहा है। ये हमारी और आपकी खुशकिस्मती है कि इस सीरीज़ में हमारे साथ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब शहजाद शौकत साहब इसका हिस्सा हैं। आप सिविल प्रोसीजर कोड पे एक अथॉरिटी माने जाते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हमारे इस प्रोग्राम का तरीकाकार कुछ इस तरह से होगा कि हम पहले हम लेक्चर जो है शहजाद शौकत साहब हमें एक्सप्लेन करेंगे हमारे टॉपिक को। उसके बाद जो न्यू लॉयर्स को या जो लोग सिविल का काम करते हैं उनको जो परेशानियां या जो चीज़ें उनको समझ में नहीं आती, हम बहसीयत एक यंग लॉयर उनसे ही सवाल करेंगे ताकि वो हमें उस पर रहनुमाई कर सकें। आज का हमारा लेक्चर जिस टॉपिक पे है वो प्लेंट है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि सिविल प्रोसीजर कोड के मुताबिक प्लेंट होती क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें किन किन चीज़ों का होना लाजमी है और किन किन डॉक्यूमेंट्स जो है कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी प्लेंट के साथ होना बेहद ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। बात ये है कि ये जब आप लोग मेरे पास आए थे आई नेवर टुक इट सीरियसली। मेरा ख्याल था बच्चे हैं, जज्बाती हैं, लेकिन आप माशाल्लाह अपनी ज़िद के पक्के साबित हो। सो इट्स अ गुड थिंग दैट वी आर स्टार्टिंग दिस एंड मेरी दुआ है कि all of us can help a lot of especially our young boys to understand कि ये है क्या। अब जो प्रॉब्लम मुझे आ रहा है, मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी 1985 में और उस वक्त बड़ा एम्फेसिस था कि सीक्वेंस क्या होगा प्लेट का, प्लेट के साथ क्या लगेगा, किस ऑर्डर में लगेगा, प्लेट के अंदर क्या क्या कुछ कहा जाएगा और किस ऑर्डर में कहा जाएगा। एंड अनफॉर्चुनेटली ऑल ऑफ अस लॉस्ट ट्रैक ऑफ थिंग्स और गड़बड़ बस होती गई। अब आई एम नॉट सॉर्ट ऑफ मेकिंग अ ब्लेम गेम हियर, लेकिन ये है कि हम सब इसमें कसूरवार हैं। नौजवान बच्चे जो आना शुरू हुए उन्होंने ज़्यादातर सीनियर्स को अडॉप्ट नहीं किया, सीनियर्स ने उस तरह रहनुमाई नहीं फरमाई, उससे का नतीजा ये निकला है कि वी आर ऑल सॉर्ट ऑफ लॉस्ट इन दिस। सो वील स्टार्ट विद ऑर्डर 7। ऑफ कोर्स प्लेट से मुतल्लिक हुई है। ऑर्डर 7 रूल 1 जो है उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है और ऑर्डर 7 रूल हमें ये बताता है, ऑर्डर 7 रूल 1 आई एम सॉरी, इट टेल्स अस कि प्लेट के अंदर नरेशन किस ऑर्डर में होनी है। और अब मैं जब देखता हूँ प्लेट सारे हम सब काम करते हैं तो मुझे पता चलता है कि ये भी हालांकि बिल्कुल एलिमेंट्री चीज़ है, वो इट्स नो फॉरगॉटन। ठीक है। ऑर्डर 7 रूल 1 आउट ऑफ मेमोरी, इसको आप चलाएंगे, वो यही है कि आपने पहले कोर्ट देनी है कि आप किस कोर्ट में जा रहे हैं, विच इज़ वेरी नेचुरल। सीनियर सिविल जज लाहौर हो गया, उसके बाद पार्टीज नेम आएंगे, उसके बाद जनरली इफ़ यू आर स्विंग इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी तो आप वो डिटेल्स देंगे, उसकी ज़रूरत अगर नहीं है तो आप अपने क्लाइंट का टाइटल देंगे और उसके बाद आपकी नरेशन ऑफ फैक्ट्स। उसके बाद जो लास्ट 3 पैराग्राफ हैं उनका सीक्वेंस लोगों को भूल गया है। फर्स्ट पैराग्राफ आफ्टर द नरेशन ऑफ फैक्ट्स शुड बी एंड हैज टू बी कि कॉज ऑफ एक्शन क्या है, जिसको हम बिनाई दावा कहते हैं। उसके बाद आ जाएगा कि कोर्ट, हाउ द कोर्ट अस्यूम्स ज्यूरिसडिक्शन इन द मैटर, इख्तियार समाअत उस कोर्ट का क्यों है। अच्छा, ये चीज़ें हम बिल्कुल रूटीन में लिखना शुरू हो गए हैं क्योंकि मुद्दई इसी हदूद अदालत में रहता है तो देयरफॉर द कोर्ट हैज़ द ज्यूरिसडिक्शन, बट दैट इज देयर इज लिटिल मोर टू दैट, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका लास्ट पैराग्राफ प्रेयर से पहले आएगा कोर्ट फीस का, वैल्यू ऑफ द सूट फॉर द पर्पसेस ऑफ कोर्ट फी एंड ज्यूरिसडिक्शन। अब उसमें और बड़ी बातें हैं,
हमें वैल्यूएशन ही नहीं कैलकुलेट करनी आती, हमें कोर्ट फीस का भी नहीं पता, वही होता है कि असहूलत को अदालत लगा दिया जाएगा या चस्पान है, मुनासिब कोर्ट फीस चस्पान है। दैट्स नॉट गुड। सी वी आर इनवाइटिंग ट्रबल। अगर हम जेन्युइनली सिविल कोर्ट में काम करना चाहते हैं एज ए सिविल लॉयर, तो हमें सबसे पहले ऑर्डर 7 रूल 1 जो है वो ज़ुबानी याद हो जाना चाहिए। और अब तो जजमेंट्स नहीं हैं, इंडियन ज्यूरिसडिक्शन की 2 जजमेंट्स हैं, चाहिए तो साइटेशंस मिल जाएंगी, जो कहती हैं कि ये मैंडेटरी है। बिल्कुल। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना जज साहिबान ने देखा, ना हमने देखा, चल चला है। देखिए, ये एक बड़ा आर्गुमेंट आजकल चल रहा है कि जी शायद बहुत मुश्किल हमने कर दी है वकला के लिए जो अमेंडमेंट्स है। ज़ाहिर है, मुझे पता है आप सब बड़े क्रिटिकल सवाल उसके मुताल्लिक पूछेंगे। देखिए बात, इट्स अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, आइदर यू आर गुड इनफ टू सर्वाइव और यू आर नॉट। देखें, इसमें कोई बुरा फील करने की बात नहीं है। हम तो चाहते हैं कि जो इस प्रोफेशन में आ रहा है वो हमसे अच्छा हो, लेकिन अच्छा होने के लिए हमें ये किताब खोलनी पड़ेगी। सो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया दैट वी स्टार्ट। सो अब एक ये बात ज़हन में रखिएगा कि प्लेट आपने लिखनी है, आपने ऑर्डर 7 रूल 1 को खोल लेना है, एंड आई विश कि आपकी प्लेट शुड बी एग्जैक्टली इन लाइन with order 7 rule 1, and I would request you कि जब आप टीवी प्रोग्राम एयर करेंगे प्लीज़ उसको बड़ी देर तक रखिए बच्चों के सामने, so that they understand कि मैं क्या कह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। दावा, कोर्ट का नाम, पार्टीज नेम, टाइटल ऑफ द सूट, नरेशन ऑफ फैक्ट्स। नरेशन ऑफ फैक्ट्स में जब हम प्लीडिंग्स वाले चैप्टर पे जाएंगे मैं बताऊंगा कि क्या क्या फैक्ट्स देना ज़रूरी है और कौन से फैक्ट्स देना ज़रूरी नहीं, बट वील कम टू दैट इन अ व्हाइल। वो उसके बाद सबसे पहले फिर क्या आएगा, कॉज ऑफ एक्शन, फिर आएगा हाउ द कोर्ट हैज jurisdiction, then the question of evaluation will arise, and then you will have the prayer। अच्छा, ये भी शायद अभी जिक्र करना शायद मुनासिब है कि नहीं है, प्रेयर जो है वो पार्ट ऑफ द प्लीडिंग्स नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। और अभी ऑर्डर 7 रूल 7 पर हम चलेंगे। ऑर्डर 7 रूल 7 ये कहता है कि रिलीफ देना है कोर्ट ने। सो इवन इफ यू डोंट क्लेम अ रिलीफ बट इट इज स्पेल्ड आउट ऑफ योर प्लीडिंग्स, then the court is not denuded of its powers to grant that relief। मैं इसको थोड़ा सा सलीस उर्दू में भी बता दूं कि ये अदालत पर मुनहसर है कि अगर वो समझती है कि कोई रिलीफ ऐसा है उसने नहीं मांगा लेकिन बनता है तो अदालत उसको दे सकती है। उस पर अगर आप कोई लैंडमार्क जजमेंट है ज़रूर पढ़िएगा, बच्चे भी पढ़ें, PLT 1986 सुप्रीम कोर्ट पेज 35। आई होप कि आप उसको जी बिल्कुल कर लेंगे। नाउ वी कम टू द रिमेनिंग पोर्शंस ऑफ, ये तो एक आउटसाइड हो गया। इसमें अब 7(2) टॉक्स ऑफ मनी सूट्स, उसमें वो ये कहता है कि आपका क्लेम जो है इट शुड बी वेरी प्रिसाइज। अब उसी में फिर देखिए एक चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है कि अगर आपका क्लेम ऐसा है जो कैलकुलेबल नहीं है, जैसे आपने मीन प्रॉफिट्स मांगे हुए हैं, जैसे आपने कॉम्पनसेशन मांगी हुई है जो डिटरमिन होनी है, मंथली रेंटल मांगा हुआ, आई एम जस्ट गोइंग अराउंड, तो फिर आप टेंटेटिवली लिख देंगे कि ये मेरा क्लेम है, और कोर्ट्स फाइनली जब रिलीफ ग्रांट करेंगी दे विल कैलकुलेट द एग्जैक्ट अमाउंट टू बी अवॉर्डेड। इसी तरह अगर प्रॉपर्टी है सब्जेक्ट मैटर तो उसका एक ग्राफिक डिस्क्रिप्शन एज पर ऑर्डर 7 रूल 3 आना चाहिए। अब ये भी बिल्कुल डिमिनिश्ड है बहुत। आई डोंट नो वेदर वी हैव एनी लॉयर्स। आगे अगर आप पुराने ज़माने की प्लेट्स निकालें तो यही होता था, प्रॉपर्टी नंबर फलाना, खसरा नंबर भी लिखते थे, शुमाल जुनूब शरक गरब, उसकी एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती थी।
एंड कैन यू टेल मी व्हाई? क्योंकि अगर उस डिग्री ने एक्सिक्यूट होना था, देन द कोर्ट मस्ट नो कि किस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मेरी डिग्री के लिए एक्सिक्यूट होना। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये असल में लाइफ इज सो फास्ट नाउ, कोर्ट सिस्टम अपने आप को अपग्रेड तो कर नहीं रहा, लेकिन फास्ट हो गया। फास्ट हो गया हुआ, तो वी आर फॉरगेटिंग ऑल दिस, और वो अल्टीमेटली ट्रबल फिर शुरू होती है व्हेन वी कम टू द एक्सिक्यूशन पार्ट। अब आ जाइएगा वो 4 और 5, ये कहता है 4 कहता है कि Order 7 Rule 4 says that if you are suing in representative capacity, you will detail how you assume that representative status. Okay. So उसकी significance है। उसके बाद जो important है वो 7 Rule 5 कि आपने with graphic sort of details ये बताना है कि defendant से जो आप मांग रहे हो वो उसकी liability कैसे है, या उसकी जो है वो क्यों जिम्मेदार है। Next is something which again we have just forgotten. वो है Order 7 Rule 6। वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर आप लॉ ऑफ लिमिटेशन से एग्जेम्पशन मांग तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट इज द फैक्चुअल बेसिस फॉर क्लेमिंग सच एन एग्जेम्पशन। अब मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ। बहुत सारे केसों में हो जाता है कि जी इनफैक्ट कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन उसकी जो है लिमिटेशन एक्ट के अंदर है, आई बिलीव सेक्शन 18 है, जो ये कहता है कि अगर बाय वे ऑफ फ्रॉड किसी ने आपको अप्रोच करने से रोके रखा है, तो देन द टाइम दैट यू आर अनअवेयर ऑफ योर राइट्स वो एक्सक्लूड हो जाएगा जी। लेकिन उसको बताने के लिए अब तो यही होता है कि वो खुफिया रखा, कोई डिटेल्स नहीं है, लेकिन दैट इज अ मस्ट। और ज़रूरी है कि हम ये विद ऑल नेसेसरी डिटेल्स ये दें कि क्यों हम लॉ ऑफ लिमिटेशन से एग्जेम्पशन मांग रहे। देन इज ऑर्डर 7 रूल 7, मैंने ऑलरेडी इसका जिक्र किया था। ऑर्डर 7 रूल 7 का ओपनिंग पार्ट ये है कि द रिलीफ दैट यू आर क्लेमिंग मस्ट बी स्पेसिफिक इन स्टेट। आपको कब्जा चाहिए, आपको डिक्लेरेशन चाहिए योर टाइटल, सो ऑन एंड सो फोर्थ, आपने रिलीफ स्टेट। लेकिन कोर्ट जो है इट इज नॉट denuded of its powers to grant you relief that flows from the immediate। उसको ध्यान में रखिएगा। इस पर केस लॉ डेवलप भी हुआ है और डेवलप होता रहेगा। अब आ जाइए जो जहाँ से गड़बड़ शुरू हुई, वो है ऑर्डर 7 रूल। आप प्लेट लेके चले गए, आपने लिखवा ली, सामा साहब ने बड़ी मेहनत की है, प्लेट लिखी गई है, इट इज स्ट्रिक्टली इन लाइन विद ऑर्डर 7 से लेके ऑर्डर 7 रूल 6, बल्कि 7 रूल 7 तक प्रेयर भी आपकी। अब वंस यू प्रेजेंट दी प्लेट, उसके साथ आपने क्या क्या एनेक्स करना है। नंबर 1, दी डॉक्यूमेंट्स दैट यू इंटेंड टू प्रोड्यूस। बिल्कुल। अच्छा, अब एक सवाल है, हम तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाते नहीं। कानून कहता है जो डॉक्यूमेंट्स जिन पे तुम रिलाय कर रहे हो वो लगाओ, तो वो हम नहीं लगाते फॉर वेरियस रीजंस। डॉक्यूमेंट्स लॉन्ग लिटिगेशन में स्पॉइल हो सकते हैं, आजकल और भी बड़ा कुछ हो सकता है, लेकिन इसलिए हम उसके साथ फोटोकॉपीज, और हम ये कहते हैं कि इनके ओरिजिनल्स जो है वक्त आने पर हमारी कस्टडी में है, या अलफ या बे जीम जिसकी भी कस्टडी में। अब यहाँ पर ऑर्डर 7 रूल 14 वाला फॉर्म जो है उसको आपने अपने जहन में रखना। अभी 7 रूल 14 पे आते हैं तो ये एक्सप्लेन हो गया, ठीक हो गया। अब इसमें फिर हमने एक अमेंडमेंट की, उस अमेंडमेंट पर आप लोगों ने बड़ा वादा बचाया। वो अमेंडमेंट ये थी जो लाहौर हाई कोर्ट का अमेंडमेंट
2018 वाला कि आप प्लेंट विद ऑल इट्स एनेक्सेस जितने डिफेंडेंट्स हैं +2 आप उनकी कॉपीज दें। अब आई एक्सेप्ट कि शायद हमने विजुलाइज नहीं किया था। व्हेन आई से हमने, आई मीन द रूल्स कमेटी of the Lahore High Court, which was consisting of absolutely brilliant legal minds. उनमें वाहिद निकम्मा मैं ही था, लेकिन बात ये है कि ये क्यों ज़रूरी समझा गया, इसको अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये इसमें शायद मेरी इनपुट थोड़ी सी ज़्यादा थी। बात ये है कि एक बहुत बड़ी गड़बड़ सिविल कोर्ट्स में हो रही है, हम सब उसका हिस्सा। वो गड़बड़ एमनेट की है फ्रॉम फोटोकॉपी। ठीक है, अब प्लेंट को, अब अंडर द लॉ जो पुराना लॉ था उसमें सिर्फ प्लेंट की कॉपी देनी थी आपने। ठीक है, अब मैं आई एम अ काउंसिल फॉर द डिफेंडेंट, आई नीड टू नो कि आपने प्लेंट के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए हैं। चुनाचे आई विल गो टू द एलमद ऑफ द कोर्ट एंड आस्क हिम कि मुझे भाई फोटोकॉपी करवा। अब वो फाइल जो है ओरिजिनल फाइल, माइंड यू, इट गोज आउट ऑफ द कोर्ट प्रेमिसेस, गोज टू द फोटोकॉपियर, वहां से फोटोकॉपी होगी। अब उतनी देर उस फाइल की सैंक्टिटी और सिक्योरिटी थ्रेटेंड है। सो वी एज रूल्स कमेटी थॉट दैट इट वाज अ गुड आइडिया कि हम ये एनमद की और फोटोकॉपियर्स की इंटरफेरेंस बीच में से खत्म करें। जब आपको कॉपी विद ऑल इट्स एनेक्सेस डिलीवर हो गई तो फिर जाहिर है आप अहमद को ना जाके हमें कुछ खुश करना पड़ेगा, ना हमें फोटोकॉपी के लिए फाइल बाहर जानी पड़ेगी। सिमिलरली हमने कॉरेस्पॉन्डिंग जब रिटन स्टेटमेंट पे आएंगे वहां पर भी किया कि आप रिटन स्टेटमेंट भी उतनी देंगे, एक प्लेंटिफ के लिए, बाकी रिमेनिंग डिफेंडेंट्स के लिए, और 2 एडिशनल कॉपीज विद ऑल द एनेक्सेस, so that this photocopy things is obligated. लेकिन उस पर एतराज आ रहा है, हम उसको देख रहे हैं, और आई होप द रूल्स कमेटी रियलाइजेस कि जहाँ हम उसको और बड़ा कुछ किया जा सकता है, बट वील थिंक अबाउट इट। ना बात ये है कि ये हो गया। अब इसमें जो सबसे गड़बड़ हुई वो हुई कि ये जो प्लेयर्स जानी थी इसको चेक होना था जी। असूली तौर पर तो होना ये चाहिए था, अब भी हो सकता है कि एक चेक लिस्ट होती और जो भी मिनिस्टीरियल क्लार्क ऑफ द कोर्ट और व्हाटएवर वो टिक करता जाता, ये भी है, ये भी है, ये भी है, नीचे उसको साइन करता है। अब वो एक टिपिकल वो एक बन गया हुआ है कैफियत से रिश्ता, लिखते हैं जज साहब, वो नीचे लिखता है जी दावा ला इस्तकरारिया है और फर्द पता और फर्द नसार और फर्द पेश करता लगी हुई है, वकालतनामा लफ है, कोर्ट फीस लगी हुई है, अगर उसका दिल करेगा लिख देगा, नहीं लगी हुई नहीं लिखेगा। दिस इज नॉट गुड, क्योंकि ये बहुत पुराना स्टाइल था, उस वक्त इतना फाइलिंग नहीं थी, कम था। अब आई थिंक द हाई कोर्ट शुड थिंक अबाउट इट, एक चेकलिस्ट होनी चाहिए और वो कंपल्सरीली फिल अप होनी चाहिए। कल को उसमें अगर कोई गड़बड़ निकलती है देन द पर्सन रिस्पांसिबल शुड बी टेकन टू टास्क, लेकिन बहरहाल दिस इज समथिंग दैट। अब उसके आगे आ जाता है ऑर्डर 7 रूल 10, वो यही है दैट वेयर द कोर्ट फील्स दैट इट डज नॉट हैव टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ओवर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, इट कैन रिटर्न वो, and there's nothing sort of substantial about it। वो कोर्ट्स अगर फील करती हैं कि ये हमारे पास जुरिसडिक्शन नहीं बनती, जुरिसडिक्शन वो सेक्शन 16 से लेके सेक्शन 21-22 तक है, उसके मुताबिक ही वो तायीन करती है उसे। नेक्स्ट कम्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑर्डर 7 एंड दैट इज रूलिंग। अच्छा, ये रिजेक्शन ऑफ प्लेट जो है इट्स अ कंप्लीट सब्जेक्ट इन इटसेल्फ, इस पर भी हम घंटों बात कर सकते हैं।
लेकिन इन ऑल फेयरनेस कानून ये कहता है कि जहां कोर्ट पेट डज नॉट डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन। नंबर 2, where the claim is undervalued, और उसके साथ एक राइडर है कि अंडरवैल्यूड है, कोर्ट ने एसरटेन किया कि ये अंडरवैल्यूड है और उसको कहा भाई अपनी वैल्यूएशन करेक्ट कर ले, और उसने नहीं की तो फिर क्लेम रिजेक्ट। ठीक। सिमिलरली प्लेट करेक्टली वैल्यूड है लेकिन इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड, उस पर भी कोर्ट्स ने कहा कि कोर्ट ने क्या, कानून ने पहले कहा कि उसको एक चांस दिया जाएगा और अगर वो अपनी डेफिशिएंसी पूरी नहीं करता तो प्लेट रिजेक्ट कर। इसमें फिर थोड़ा सा एक लीगल जो है ना एक इशू क्रिएट हो गया। जैसे आया प्लेट, जैसा हमने देखा उनका ख्याल है कि ये प्लेट इनसफिशिएंट है, उन्होंने कभी कमी कोर्ट फीस पूरी की, वो नहीं हुई, प्लेट रिजेक्ट हो गई। तो फाइनली एक विलायत खातून का केस आया 79 में, उसमें उन्होंने कहा कि अपॉर्चुनिटी देने की भी जरूरत नहीं है, अगर प्लेट डेफिशिएंट है इन स्टैम्प उसको रिजेक्ट। 5 साल लगे सुप्रीम कोर्ट को ये रियलाइज करने में कि ये शायद गलत हो। सो इन 1984 द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट वन अपॉर्चुनिटी मस्ट बी ग्रांटेड टू द प्लेंटिफ टू फिल अप द डेफिशिएंसी, और उसमें फिर एक्सप्लेन किया गया कि आपने बताना है कि इतनी वैल्यू का कोर्ट फी स्टैम्प आपने लगाना है। सो इफ यू डोंट गिव द plaintiff a figure, then technically the plaint cannot be rejected. अब इसके अंदर से बड़े इश्यूज निकलते हैं, लेकिन एक इशू मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल नजरों से ओझल हो। ये जो डेफिशिएंसी ऑफ कोर्ट फी फिल अप करने का कॉन्सेप्ट है, ये है वेयर देयर इज अ बोना फाइड मिस्टेक, बिल्कुल ठीक, एज टू द वैल्यूएशन ऑफ द सूट, जहां कॉन्शियसली आपने कोर्ट फीस नहीं लगाया, यानी डिलिबरेट है, आपको पता है कि इस प्लेट पर 15,000 का कोर्ट फी लगना है, अगर आपने नहीं लगाया तो फिर देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो जिसका बहुत सारे लोगों को नहीं पता, विच सेज कि ये प्लेट पे जो डिलिबरेटली कोर्ट फीस ना लगाना है ये कॉन्ट्रीब्यूशंस है, लिहाजा प्लेट आपकी नॉटविथस्टैंडिंग द फैक्ट कि आप की जो है आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी, आपको प्लेट रिजेक्ट की जा सकती है। ठीक है, इस जजमेंट को फिर ऑनरेबल जस्टिस शाहिद वहीद his lordship has followed that supreme court judgment in another case। ये जरा आप नौजवान बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी है, ये एक ऐसा एक एस्पेक्ट है जिस पर अभी ज़्यादा तवज्जो नहीं है। अब आखिरी आ जाता है सब क्लॉज डी ऑफ ऑर्डर 7। It says where the plaint appears to be barred by any law, लेकिन उसमें एक राइडर है कि where the suit appears from the statement in the plaint to be barred। इसको फिर बड़ा एक्सप्लेन किया गया, अभी तक हो रहा है, it is still something that we are venturing about। वो ये है कि plaint alone must be looked into। cause of action के लिए भी यही था और barred by law के लिए भी यही था कि सिर्फ प्लेट को पढ़े, अगर प्लेट को पढ़ने से ही नजर आ रहा है कि दिस इज बार्ड बाय लॉ, देन यू कैन प्रोसीड टू रिजेक्ट द प्लेट। अब इसमें फिर एक तरमीम हुई जो अब लाहौर हाई कोर्ट की अमेंडमेंट है, उसको हमने थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बिकॉज यू मस्ट रियलाइज दैट इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर 7 रूल 12 and onwards, rejection of plate by itself does not bar a fresh suit। तो वी इन द रूल्स कमेटी फेल्ट कि ये मिसयूज हो सकती है। आपने एक केस किया,
कोर्ट ने कहा कि आपका दावा तो बार्ड बाय लॉ है, उन्होंने कहा अब रिजेक्शन ऑफ द प्लेन डज नॉट ऑपरेट एज ए बार, आपने फिर वही दावा कर दिया, फिर स्टे ले लिया। फिर कोर्ट ने रियलाइज किया कि भाई आपको पहले भी कहा था आपकी प्लेन बार्ड बाय लॉ, फिर प्लेन रिजेक्ट हो गई। तो दिस कैन गो ऑन एंड ऑन। सो व्हाट वी डिड वाज, रूल्स कमेटी ने इसको इस तरह अमेंड किया, वेयर द सूट अपीयर्स फ्रॉम द रिकॉर्ड available with the court to be barred by। ठीक हो गया जी। ये हमने क्यों किया? इसलिए कि इससे now the court can consider the written statement, the court can now consider the arguments of the other side and proceed to decide the issue while keeping in view all the attending documents as well। इससे थोड़ी सी आसानी आई थिंक आएगी। ठीक है ना जी। नाउ वी गो टू ऑर्डर 7 Rule 12, which again says that rejection of the plaint will be with some reasons। वो कोर्ट में ऑर्डर लिखना ही होता है, वो रीजन हो गए। 13 जो कहता है वो कहता है कि जी rejection of the plaint does not preclude presentation of a fresh plaint। इसके अंदर फिर हमने एक थोड़ी सी अमेंडमेंट की। हमने कहा where the rejection of plaint does not preclude presentation of fresh plaint, the rejection of plaint or any of the grounds mentioned in clause A, B or C of Rule 11 shall not of its own force preclude the plaintiff from presenting a fresh plaint in respect of the same। ये हमने क्यों किया? हमने डी को एक्सक्लूड कर दिया। कभी एक दफा अगर अदालत ने तुम्हें कह दिया कि तुम्हारी प्लेंट बार्ड बाय लॉ है, तो फिर ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन यू कैन नॉट अगेन प्रेजेंट ए फ्रेश प्लेंट पर से आप नहीं कर सकते। अब इस पर भी देयर इज अ हॉट डिबेट गोइंग ऑन, वी माइट हैव टू लुक इनटू दैट। अब आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर 7 Rule 14। ये क्वार्टर 7 Rule 14 का तुमने फॉर्म भी देखा हो जी, ठीक है। लेकिन वो फॉर्म जो है अब probably it has been substituted with a more detailed form। उस फॉर्म पर भी एतराज़ात हैं कि शायद वो बहुत सारे सवाल ऐसे पूछ रहा है जिनका जवाब रिटन स्टेटमेंट की अदम मौजूदगी में नहीं दिया। So in all fairness, the rules committee should examine that as well। And if we have रूल्स कमेटी में बैठे हुए लोग भी ह्यूमंस ही, सो दे आर एज प्रोन टू कमिटिंग ए मिस्टेक एज एवरी वन ऑफ अस। सो बहादुरी ये है कि मान लें यार ये हमसे थोड़ा सा कुछ हो गया है, इसको देख लेते हैं। लेकिन ये है कि इन ऑल फेयरनेस अमेंडमेंट्स जो है वो सारी विद द बेटर इंटेंशन ऑफ प्रमोटिंग अ हार्मोनियस एटमॉस्फेयर इन द कोर्ट्स, ये रिक्वायर्ड था। और हम ऐसा कुछ करना चाह रहे थे जिससे प्रोफेशनल वकील को उसके प्रोफेशनल होने की रिकग्निशन मिले। सब एक जैसे तो नहीं ना होते, जो ज्यादा मेहनत करता है उसकी मेहनत एक्नॉलेज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सो दैट्स इट। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आ गई, वो फिर वही सारा कुछ आ गया। 16 टॉक्स ऑफ सूट ऑन लॉस्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, 15 ये कहता है कि वो तो ऑर्डर 7 Rule 14 के अंदर ही लिखा हुआ था कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके कब्जे में है, कौन से किसी और पार्टी के कब्जे में, वो सारा कुछ हम रूटीन में करते रहे हैं। 17 कहता है कि अगर शॉप बुक है तो आप उसकी कॉपी लगा देंगे, वो ओरिजिनल बुक बाद में प्रेजेंट होगी। ये बड़े पुराने वक्तों की बातें हैं जब लेजर्स हुआ करते थे, वही खाते हुआ करते थे बिजनेसेस के। वो शायद वो इतने बड़ा लेजर तो नहीं प्रेजेंट हो सकता था, वो शायद अब माहौल ही नहीं है तो कंप्यूटर सारी अकाउंट्स मेंटेन कर रहा होता है, तो वो आ गया। उसके बाद 18 ये कहता है कि जो डॉक्यूमेंट्स प्लेंट के साथ प्रोड्यूस नहीं हुए वो इनएडमिसिबल है। अगेन वो इसमें एक ट्रिक है, वो ट्रिक हमें पता होनी चाहिए कि अगर डॉक्यूमेंट एक वो डॉक्यूमेंट है जो हमने प्लेंट के साथ लगाना था, नहीं लगाया, वो डॉक्यूमेंट इनएडमिसिबल है अनलेस द कोर्ट परमिट्स दैट। लेकिन आपको पता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में व्हेन यू कन्फ्रंट डॉक्यूमेंट्स टू द विटनेसेस,
उसका आपकी लिस्ट ऑफ रिलायंस में होना जरूरी नहीं। बिल्कुल ठीक। ठीक। यानी हम बहुत दफा यूं भी करते हैं कि एक डॉक्यूमेंट पर आप रिलाई नहीं कर सकते, वो डॉक्यूमेंट हमारे पास है। अब जब वो लेट्स से कि डिफेंडेंट आया जिरा में, तो वी पुट द डॉक्यूमेंट टू हिम, देन द डॉक्यूमेंट गेट्स एग्जिबिटेड, और वो जो एक ऑर्डर 7 रूल 18 का रिगर है वो वी कैन बाईपास दैट। नाउ इज ऑर्डर 7 रूल 19। ऑर्डर 7 रूल 19 ये कहता है कि अगर आपने फर्द पता जिसको हम कहते हैं जी, वो नहीं लगाया तो आपका दावा मुस्तरद हो सकता है। यस। अब सवाल ये है कि जी अब फर्द पते की कोई अहमियत है ही नहीं। हम सारे जितने सिविल प्रैक्टिशनर्स हैं हम भी उसको रूटीन में भरा दे दिया, हालांकि ये इस देयर वाज अ मीनिंग बिहाइंड इट, एंड दैट मीनिंग वाज कि लेट्स से कि आपने फर्द पता दिया and at one place of time the court has to issue you a notice. तो जो आपके फर्द पते पर एड्रेस है that is the address on which notice will be transmitted. तो इसको देखता ही कोई नहीं। मेरे ख्याल में जो मिनिस्टीरियल क्लार्क है जिसने प्लेंट रिसीव कर ली, he must insist that a proper फर्द पता properly filled up must be attached to it. और ये बहुत सारे चीजों को, बड़ी सारी खराबियों को एलिमिनेट करे। आई विश वी कैन डू दैट। अब 20 ये कहता है कि जो एड्रेस आपने फाइल करना है पूरी डिटेल्स होनी चाहिए, जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की लिमिट्स में है आप, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का वो होना चाहिए। 21 कहता है कि जब आप नहीं फाइल करेंगे या फेलियर है आपके पार्ट पे, तो फिर आपका सूट डिसमिस हो। ठीक हो गया जी। अब आप आ जाइए ऑर्डर 22 से कि जब आपको भेजा और आपके गिवन एड्रेस पे नहीं मिले आप, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस दिए हुए हैं। फिर 23 से सर्विस ऑन द प्लीडर, अब हमारे लिए रेलेवेंट हो गया हुआ है। 24 प्रोवाइड्स कि अगर आप एड्रेस चेंज करें तो फिर आप इमीडिएटली कोर्ट को इंटीमेट करें। लेकिन इसके पीछे एक पर्पस है। पर्पस वही है कि आपको जब भी कोर्ट राब्ता करना चाहे उसको आपका एड्रेस तलाश ना करना पड़े, वो फर्द पता खोले और उस एड्रेस पर आपको नोटिस मिले। सो इन ऑल फेयरनेस एक्स्ट्रा प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन कि हम फर्द पता साथ लगाएं और अगर एड्रेस चेंज हो रहा है तो उसको अपडेट। अब आ गया 25, वो आ गया। अब आ गया 26, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 26 है कि जी लिस्ट ऑफ लीगल हेयर्स आपने देनी। हमने अब रूल्स जो अमेंडमेंट्स किए उस पर बड़ा एम्फेसाइज, वो एम्फेसिस इसलिए है कि देखें बहुत ज्यादा टाइम आया, एंड आई किस्मत से एक मुद्दई कोई पार्टी फौत हो गई। अब अगर उसके एलाज की लिस्ट ऑलरेडी रिकॉर्ड पर है तो देन द कोर्ट वेरी कन्वीनियंटली कैन ऑर्डर के जी इसके एलाज को रिकॉर्ड पर लाए, उनको नोटिस जारी करना कर दिया। अब पहले क्या होता है, रिपोर्ट वो आता है कि जी फौत हो गई, फिर आता है कि जी अच्छा चलो अब इसके लीगल एयर्स की एप्लीकेशन देंगे। वो लीगल एयर्स की एप्लीकेशन आती है। एट टाइम्स अगर दूसरी पार्टी डिले में इंटरेस्टेड है वो कहते हैं जी हमें जवाब देना, एंड वी गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। The list of legal heirs should be there on the first. और आप चेक कर लो पूरे सिविल कोर्ट में, जो कोई भी चेक करता हो कि ये लगी हुई है कि नहीं लगी। Nobody cares. अब हमने इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी अमेंडमेंट की है। हमने ये कहा है कि अगर नहीं लगाएंगे तो कोर्ट जो है वो it will render the suit liable to be dismissed. बिल्कुल ठीक। So that's pretty much order 7 for us, and let's hope this helps the people listening. Now I'm ready for your questions. सर जो 7/11 को लेके सबसे बड़ा अमूमी जो डिस्कशन में सवाल आता है वो ये कि जी पहले 7/11 की एप्लीकेशन हम सबसे पहले लेते 7/11 की,
अब हो ये गया कि रिटन स्टेटमेंट जाएगी और उसके साथ साथ क्या है, बिल्कुल जवाब सो व्हाट वाज द रैशनल बिहाइंड दिस? बहुत कन्फ्रंट हुआ है हमें, एवरी सेकंड पर्सन जो है इज कंप्लेनिंग अबाउट दिस. व्हाई कैंट यू टेक एन ऑब्जेक्शन दैट अ प्लेट इज लायबल टू बी रिजेक्टेड इन योर रिटन स्टेटमेंट? डू यू हैव एन आंसर? सो बुनियादी तौर पे जो मसला मैं लेट मी एक्सप्लेन. हम करना क्या चाह रहे हैं? हम एक ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाह रहे थे, ये चाह रहे हैं, जिसमें ट्रायल चले अनहिंडर्ड और एंसिलरी मैटर्स पैरेलल डिसाइड होते जाए. ठीक, ये पॉसिबल है ना जी? डू यू एग्री विद मी कि दिस इज पॉसिबल? लेट मी एक्सप्लेन टू यू हाउ. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि ये बड़े कम लोगों को पता है. ऑर्डर 17 रूल 3, उस पर हम चलेंगे. 1908 में कोड बनी थी. जब से उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर ट्रायल शुरू हो गया तो वो डे टू डे चलेगा. ठीक. सो हमारा जनरल कॉन्सेप्ट ये था या ये है कि दावा आया, जवाब दावा आया, ट्रायल जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज है उसने इश्यूज फ्रेम किए, उसने एक डेट दे के आपको ट्रायल कोर्ट के पास भेज दी. ठीक. ट्रायल कोर्ट ने जब एविडेंस शुरू करनी है, उसने एविडेंस ऑफ पार्टीज के लिए, यह भी कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ कि एविडेंस ऑफ द प्लेंटिफ के लिए डेट पड़ी. इट हैज टू बी फॉर एविडेंस ऑफ द पार्टीज. 2 या 3 दिन के अंदर अंदर वो सारी एविडेंस लिखेगा और फिर रिटर्न आर्गुमेंट्स आएंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब इस सारे सिनेरियो में ऑर्डर 7 रूल 11 की दरखास्त की गुंजाइश नहीं. ये जो है इसको चेक करें. हमने ये कहा कि आप एतराज ले लें जवाब दावे में और कोर्ट को उसके बाद रिक्वेस्ट करें कि इसको प्रिलिमिनरी इशू ट्रीट करके बहस सुन के इसका फैसला कर दें. देखिए बात ये है कि ये दरखास्त आएगी, ट्रायल साइड ट्रैक हो गया, दरखास्त आई, फिर उसका जवाब आया, फिर उस पर बहसों की तारीखें बढ़ती रही. आई कैन गिव यू एग्जाम्पल्स ऑफ केसेस जो 2-2 साल सिर्फ 7-11 की बहस पर ही चलते हैं. जी, ठीक. Have pity on litigants. मेरा ख्याल है हम सब को अब सोचना चाहिए कि we must create an atmosphere जिसमें हम 6 से 8 महीने में हम सिविल सूट का फैसला. अच्छा, ये भी गलत फहमी है. आई टेल यू कि ये जहां जहां तजर्बे हुए, स्पीडी डिस्पोजल क्रिएट्स मोर वर्क. जी, इट क्रिएट्स. देखिए बात ये है कि अब आप फीस तो वही एक ही लेनी है ना. केस 10 साल भी चलेगा तो वही फीस है, 10 महीने में फैसला हो जाएगा तो फीस वही. आई डोंट नो, यू आर द बेस्ट जज, इन दोनों में से कौन सा अच्छा. लेकिन 7-11 का रास्ता हमने बंद नहीं किया. हमने सिर्फ ये कहा कि ये बात आप एक अलहदा दरखास्त के बजाय जवाब में लिख के देते हैं. ये कौन सा ऐसा मुश्किल था. लेकिन सर इससे क्या है कि सवाल नहीं आएगा कि मैं एक प्लेंट को उसको समझो ये रिजेक्ट होनी चाहिए, लेकिन साथ ही मुझे ये चीज लॉ बाउंड कर रहा है कि मैं उसका जवाब भी दूं. एक तरफ से मुझे कहा जा रहा है कि मैं इस प्लेंट को. बात तो ये है कि 7-11 ड्यूटी किसके ऊपर लगाता है? किसके ऊपर है ड्यूटी? कोर्ट पे. अब if we have competent courts which are good enough, हमने देखा है पुराने वक्तों में कि गई प्लेट जज साहब ने बहस होने का नहीं, ये तुम्हारी तो ये इस वजह से ये तुम्हारी प्लेट आउटराइटली रिजेक्टेड. देखिए 7-11 is not party specific, it is not dependent upon an application. लिखा हुआ उसमें. No. The moment a court realizes that the plaintiff is liable to be rejected on the basis of either of A, B, C, D, it will proceed to do so. तो इसमें दरखास्त देने की क्या जरूरत है?
अगर जेन्युइनली एक प्लेन डेफिशिएंट है तो कोर्ट शुड डू इट ऑन देयर ओन। वो रिटन स्टेटमेंट भी ना मांगे, आउटराइटली रिजेक्ट कर दें। बिल्कुल ठीक। लेकिन इसको बुनियाद बना के प्रोसीडिंग्स डिले करने की इजाजत कम से कम मेरे मुताबिक नहीं दी जानी चाहिए। अगेन वी रिसीव्ड अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स, बहुत सारी सजेशंस भी हैं। Whenever the rules committee of the Lahore High Court will assemble, they will look into this. बिल्कुल I can इतना स्टेटमेंट में दे सकता हूँ, बाकी रूल्स कमेटी के हाथ में। और कुछ सर, कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनको कोर्ट को प्लेंट को देखते हुए एज प्रिलिमिनरी इश्यूज उनके ऊपर डिसाइड करना चाहिए? देखिए, मेरा तो ख्याल ये है कि इफ मेरी सजेशन ले लें, अगर चेकलिस्ट में कहीं टिक मार्क नहीं लगा हुआ जी, कोर्ट शुड रिफ्यूज टू इशू नोटिस टू द अदर साइड। और पहले तो उनको कहेंगे जनाब ये जो टिक मार्क, 2 टिक मार्क मिसिंग है, जी, पहले तो ये ठीक करो ना, फिर मेरे साथ बात करो। अच्छा, इन गुड ओल्ड डेज देयर यूज्ड टू बी ए कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिलिमिनरी आर्गुमेंट्स ऑन अ प्लेंट। प्लेंट ऑटोमेटिकली एडमिट नहीं हो जाती थी और वो थोड़ा सा टफ टाइम भी देते थे। जैसे हाई कोर्ट में अब आप जाते हो अपील या रिवीजन एडमिट कराने के लिए, रूटीन में तो नहीं ना हो जाती, यू विल हैव टू प्रेजेंट अ केस। तो बात तो ये है कि लैक ऑफ एप्लीकेशन है ऑन बोथ साइड्स। हम तो थोड़े से लैक्स हो गए एज लॉयर्स, दूसरी तरफ हमसे ज्यादा लैक्सिटी है। उनको तो आई मीन दे आर नॉट इवन कॉग्निजेंट के एक ऑर्डर 7 एग्जिस्ट करता है। देखिए, बात ये है कि हर बंदे को अपनी ड्यूटी करनी। अगर जेन्युइनली कॉम्पिटेंट कोर्ट्स हो तो 7/11 की अर्जी की जरूरत है, कोर्ट्स में लुक इनटू दिस। और रिटन स्टेटमेंट भी आप दे के उनको कह सकते हैं सर ये मेरा ऑब्जेक्शन है, इसको डील करें पहले। लेकिन आप रिटन स्टेटमेंट देने से क्यों इतने खाइफ? एक और जो चीज बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में हम देखते हैं, जैसे मैंने जो सवाल किया प्रिलिमिनरी इश्यूज को लेके, हम लिमिटेशन का क्वेश्चन रेज करते हैं और हम अदालत से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको प्रिलिमिनरी इशू के तौर पे ट्रीट करके पहले इसको डिसाइड कर दिया जाए, ना कि ये कि पूरी एविडेंस रिकॉर्ड हो, वो सारी हैसल में से गुजरा जाए और एंड में जाके आप ये डिसाइड कर दें कि ये तो वेरी इंटरेस्टिंग टाइम बार्ड थी लिमिटेशन के ऊपर। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? अंडरस्टैंड 7/11 कब लगनी है? Where from the statement made in the plaint the suit appears to be barred. पहली बात, अगर एक आदमी ने प्लेंट ही ऐसा लिखा है, प्लेंट पढ़ने से पता चल रहा है कि यार इसने कोई एग्जम्पशन फ्रॉम लिमिटेशन भी नहीं क्लेम की, इसने कोई ऐसा फैक्ट भी नहीं दिया व्हाई ही इज आउट ऑफ टाइम एंड व्हाई हिज प्लेंट शुड बी कंसीडर्ड एज विद इन टाइम, तो फिर कोर्ट विल डू व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू डू। लेकिन अगर प्लेंट एक ऐसी फैक्चुअल कंट्रोवर्सी क्रिएट है जिसमें देखिए ना, लॉ जो क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन है, इट इज अ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ। मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ, इन फैक्ट एविडेंस रिकॉर्ड किए बगैर नहीं तय हो सकता कि हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। एक आदमी है, वो कहता है जी, लेट्स से एक खातून है, वो कहती है आई बीन डिप्राइव्ड ऑफ माय राइट ऑफ इनहेरिटेंस, और ये मुझे मेरे भाई ने पता ही नहीं चलने दिया, वो मुझे डिस्क्लोज ही नहीं किया उसने म्यूटेशन में और इंतकाल करवा लिया, और उसके बाद वो मुझे कहता रहा कि अभी हिस्सा देता हूं तो मैं देता हूं। तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, बिल्कुल उस पर एविडेंस होनी है। लेकिन अगर वो ये लिखती ही नहीं, वो कहती जी 1971 में इंतकाल करवाया था इससे और मैं 1999 में केस कर रही हूँ, एंड शी डज नॉट क्लेम एनी एग्जम्पशन फ्रॉम लॉ ऑफ लिमिटेशन, तो कोर्ट को आउटराइटली रिजेक्ट कर देना चाहिए। देखिए, इसमें जो कोर्ट का रोल है ना, वो आप इग्नोर कर रहे हैं, बिल्कुल। हमारा ये जो जितनी लाहौर हाई कोर्ट की अमेंडमेंट्स हैं, दे आर फोकस्ड ऑन वन थिंग, इंटर एरिया, वो ये है कि हम कोर्ट्स को प्रोएक्टिव बनाना चाहिए। हम कोर्ट्स को ये चाहते हैं कि कोर्ट्स पार्टिसिपेट करें प्रोसीडिंग्स में, बजाय इसके कि वो यूं बैठे रहें और देखते रहें कि दो पार्टीज लड़ रही हैं आप में से,
जो जीतेगा उसको जीता हुआ डिक्लेयर कर, दैट्स नॉट गुड. दे मस्ट प्ले देयर ओन पार्ट इन दी proceedings, and that is that they should apply themselves, they should apply their minds. और उसमें बहुत सारी कमाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो शायद अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है, उनको आप एज लॉयर्स असिस्ट करेंगे. लेकिन हम में दो तरीके हैं. एक तो ये है कि हम हार मान लें और छोड़ दें इसको इस हाल में. दूसरा ये है कि हम सब मिलकर कोशिश करें, बेजाय एतराज ना करें. हाँ, मैं खुद तस्लीम कर रहा हूं कि कुछ शायद हमसे हो गए हैं मामला रूम्स के अंदर जो शायद सब्जेक्ट टू जो लोग बैठेंगे रूम्स कमेटी में उनके रूम्स पे, जिस पर दोबारा गौर होना चाहिए. गलत वो भी नहीं था जो हुआ है, लेकिन गौर किया जा सकता है बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दैट द लॉयर्स आर फेसिंग. आई एम फॉर दैट. लेकिन हम आप ये कहोगे नहीं हमने भी कुछ नहीं करना, सिविल जज ने भी कुछ नहीं करना, लेकिन आप कानून इतना स्ट्रिंजेंट ना करें, तो ये तो नहीं हो सकता, मुश्किल का. बिल्कुल. सर आपने जैसे पहले भी कहा कि कोर्ट को जो है वो थोड़ा प्रोएक्टिव रोल मैं कहूँ इसमें अदा करना चाहिए. जैसे आपने प्रीवियस पहले भी आपने जैसा हमें बताया कि जब अब कोई भी ऐसा रिलीफ जो प्लेंट में नहीं मांगा गया, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, ये कहा जाता है कि एक चीज़ आपने हमसे मांगी ही नहीं है तो हम आपको क्यों दें. तो अगेन कि क्या वो जो हमारी प्लेंट है, क्या एक कोर्ट को भी सिर्फ हमारी प्लेंट देख के क्या वो चीज़ हम कोर्ट को ये बता सकते हैं कि यार हम नहीं मांग सके लेकिन हमें ये दिया जाए. प्रेयर इज नॉट पार्ट ऑफ द प्लीडिंग्स. मैंने आपको पहले भी बताया था. देखिए इस बात को समझिए, आपकी प्लीडिंग्स जो हैं दे आर फॉर लाइफ. वो आप उनके साथ ही जिएंगे अनलेस यू अमेंड देम अंडर ऑर्डर 6 रूल 17. उनके साथ ही सुप्रीम कोर्ट तक आप जाएंगे. लेकिन प्रेयर इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द प्रेयर मेड इन द प्लेंट. If the court feels that there is something else, तो मुझे जजमेंट नहीं याद आ रहा जिसमें ये था कि पोजेशन नहीं मांगा था, कोर्ट ने कहा पोजेशन भी दिया जा सकता है if the relief is spelled out of the proceedings. देखिए बात ये है कि उसमें प्लीडिंग्स में और प्रेयर में यही तो फर्क है. इसीलिए लेजिस्लेटिव विजडम थी कि प्रेयर वाज नॉट मेड ए पार्ट ऑफ द प्लीडिंग्स. सिंपल. बिल्कुल. सर 7/26 को लेके जो सवाल जहन में आता है और जो अमूमी तौर पे सारे लोग उस पर एतराज भी करते हैं इस तरह से कि लिस्ट ऑफ लीगल एयर्स दे दी. अब लीगल एयर्स तो साथ साथ बदलते भी रह सकते हैं, तो उस पे क्या प्रोसेस साथ साथ फॉलो. देखिए पहली बात तो ये है कि आपने लिस्ट ऑफ लीगल एयर्स तो देनी है, कंपल्सरी है. इट इज ओनली फॉर द पर्पसेस ऑफ सेविंग टाइम. ठीक है. अब लेट्स से कि लीगल एयर्स जो दिए उनमें से भी एक लीगल एयर फॉल होगी, उसूली तौर पर पेंडिंग ट्रायल उसकी लीगल एयर्स की लिस्ट भी फौरी तौर पर आनी चाहिए. नहीं है चले वो कोर्ट सारे लीगल एयर्स को बनाएगी, देन द कोर्ट विल बी इन्फॉर्म कि सर इनमें से एक बंदा ये वाला भी फॉल होगा. कोर्ट जाहिर है आपसे लिस्ट ऑफ एयर्स मांगेगी. माय पॉइंट इज दैट व्हाई डू वी हैव टू फाइल एप्लीकेशंस for bringing legal heirs of record? This should be automatic. ये क्लरिकल स्टाफ का काम है. लिस्ट लगी हुई है, बंदा मर गया, इतला आ गई, उसने ऑटोमेटिकली उसके लीगल एयर्स जो है रिकॉर्ड हो गए. अब इसमें एक और भी एक इशू है. 1972 की अमेंडमेंट के बाद ऑर्डर 22, a decree against a dead person is binding on the legal heirs. अब आप इसका मिस्चिफ देखिए, दोनों को मिला के करें. अगर आपने लिस्ट ऑफ लीगल एयर्स नहीं भी दी, पॉइंट आउट भी नहीं होगा, दावा डिसाइड होगा. अब डिक्री इज एक्सिक्यूटेबल अगेंस्ट द एयर्स, दे हैव बीन कंडेम्ड अनहर्ड. अगर एक इनबिल्ट सिस्टम हो जिसमें लीगल एयर्स की लिस्ट मौजूद हो, डेथ की इतला आई, ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड पर लीगल एयर्स आ गए, दैट विल सेव टाइम एंड द लीगल एयर्स विल नॉट बी कंप्लेनिंग कि हमें सुना ही नहीं गया. सर इसी में एक प्रोसीजरल सवाल है कि क्या लिस्ट ऑफ विटनेस हमने प्रॉपर्ली एक दी हुई है, लिस्ट ऑफ लीगल एयर्स हमने प्रॉपर्ली एक दी हुई है, क्या इसके बाद दोबारा अमेंडेड प्लेंट भी आएगी या उसी को ही लेके चला जाएगा? प्लेंट तो एक बिल्कुल प्रोसीजरल एस्पेक्ट है. ठीक है. लिस्ट ऑफ लीगल एयर्स दिया, कोर्ट को पता चल गया, उन्होंने कहा जी
मैं अपना लीगल एयर्स आ गए हैं, आप अमेंडेड प्लेट दे दें। अब सपोज करें कि नहीं आए, तो चूंकि लिस्ट तो मौजूद थी ना, तो प्रिज्यूम यही होगा कि लीगल एयर सब्स्टिट्यूट। बिल्कुल ठीक है, गुड। अब point is that why should we waste time on these things? We must finish the trial as early as possible. लोगों की मिजरीज जो है हमें किसी तरह खत्म करनी है। और I'm not saying that we have created a foolproof environment. I think we have done a lot of improvement in the series. बाकी time will tell. अच्छा सर, आपकी जितनी हमने अभी गुफ्तगू सारी आपके साथ हमारी जो हुई है, उसमें इस चीज़ पे मुझे ये चीज़ फील हुई है कि हम कोर्ट को ओवर बर्डन करने की तरफ जा रहे हैं, कि अब कोर्ट ही जो है, कोर्ट ही स्टाफ जो है वो एक चेक लिस्ट भी ले, वो भी देखे क्या वकील साहब ने ये सारी चीज़ें रखी हैं नहीं, कोर्ट ही देखे कि प्लेंट में कौन कौन सी चीज़ है, कौन कौन सी चीज़ नहीं है, कोर्ट ये देखे क्या ये दावा रिजेक्ट होना या नहीं होना। तो क्या ये पहले ही इतना हमारे जो सिस्टम है, जिस हम लाहौर शहर में है, एक ओवर बर्डन कोर्ट्स है हमारी, तो क्या इससे ज़्यादा ये है वो बर्डन कोर्ट की तरफ नहीं आएगा कि उनको एक एक चीज़ जब देखनी पड़ेगी? Courts overburdened हैं because they are not following the procedure. Number one. Number two, अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। हाई कोर्ट का ऑफिस है, बिल्कुल। सिविल जज के पास भी ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स कह लें, ऑफिशियल्स कह लें। हाई कोर्ट पूरा चेकलिस्ट बनाती है ना, आप ऑब्जेक्शन केसेस रोज डील करते हैं, आपने ये नहीं लगाया, आपके फ्लैग नहीं हुआ, कॉपीज लेजिबल नहीं है, ये क्यों करते हैं? So that the court time is not wasted. चेकलिस्ट लगी हुई है, 2 टिक मार्क मिसिंग है, जज साहब ने क्या दिमाग इस्तेमाल करना है? उन्होंने कहा जनाब उसामा साहब ये आपका प्लेट डेफिशिएंटली स्टैम्प्ड है, आपकी प्लेट अंडर वैल्यूड है, आपने फर्द पता साथ नहीं लगाई, ये भी कितने एलिमेंट्री चीज है। इसमें कोर्ट ने ओवर बर्डन क्यों होना है? बर्डन कम होगा। My point is, whenever law is followed in its spirit, it brings good. थोड़ी सी दुश्वारी है, हम उस दुश्वारी से बचने के लिए तावीलें एक के बाद एक लेके आ रहे हैं। बात ये, इस सिस्टम को चलाना किसने है? इतनी इनबिल्ट मुखालफत है कि सिस्टम तो एक दिन भी एज पर दी अमेंडमेंट्स नहीं चला। बिल्कुल ऐसे। तो अभी भी कसूर जो है, देखिए अदालतों का वर्कलोड हाईकोर्ट ने देखा। अगर जिस तरह एक स्प्लिट क्रिएट की गई थी बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स एंड ट्रायल कोर्ट्स, अगर वो जेन्युइनली अपने काम पर लग पड़े, आई टेल यू, आई बिलीव वंडर्स कैन हैपन। लेकिन हम एतराज पर एतराज किए जा रहे हैं, कोई सिस्टम को इन प्लेस नहीं होने देते। ठीक है, ये हाई कोर्ट भी करती है, सुप्रीम कोर्ट भी करती है, इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी क्लर्क ऑफ कोर्ट देखता है कॉपी लगी हुई है, कॉपी का उस पे लगे। एक सिविल जज का आलमत क्यों नहीं करना चाहता ये? व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट? और एक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भी बन सकता है कि जहां प्लेयर्स जाएं, सीनियर सिविल जज के पास 2 पढ़े लिखे बच्चे बिठा दें, वो देख लें कि सर आपका प्लेट इस हिसाब से डेफिशिएंट है, आप ये पूरा करेंगे तो हम इसको कोर्ट को मार्क करेंगे। बिल्कुल, आई थिंक दिस कैन हैपन। उसमें से कोई दुश्वारी निकलेगी, उसको देख लेंगे, लेकिन कुछ चीज चलने तो दो। सर थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे लिए और बाकी तमाम जो देखने वाले हैं उनके लिए ये चीज़ हेल्पफुल हो, और इससे जो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक है, एक नए टॉपिक से दोबारा आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।